नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ई बुक टुडे एग्जाम का जो है पैरासीटामोल 500 उनके पेज नंबर 180 से लेकर 215 के बीच से 75 सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। वैसे तो सभी सिलेक्टेड हैं लेकिन वो बेतरतीब चुना गया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले आपको बता दूं, मैं 3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना पाया, जैसा कि जो बच्चे पर्सनल मैसेज करके आज 3 दिन से पूछ रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आया, उनको तो बता ही चुका हूं कि जो स्टाइलस पेन होती है एक, जो एंड्रॉयड या आईपैड के ऊपर आप पढ़ाने के लिए यूज करते हो, उसका नीब टूट गया है। मैं टक्जर का पेन यूज करता हूँ तो उसके नीब टूट गए थे और मेरे पास एक्स्ट्रा था नहीं, तो मैंने उसी दिन अमेजन से ऑर्डर किया था, जो आज आ गई। तो आपके सामने एक क्लास लेकर के आया हूँ। आशा करता हूं कि कल से नियमित बने रहेंगे और जो एसएससी की क्लासेस हैं, जो 14 पेंडिंग है, 16 तो हो गए हैं, तो ये 14 अगस्त के लास्ट तक करा लिया जाएगा, क्योंकि आपके सीजीएल का एग्जाम बहुत नज़दीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर किसी भी भाई बंधु को ई बुक जो एसएससी के लिए रामबाण है, या फिर जो 30 सीरीज चल रही है वो भी ले सकते हैं आप एसएससी के लिए, या फिर दोनों ले सकते हैं अगर आपका जीके कमजोर है तो, ठीक है। या फिर बीएसएससी की या रेलवे की, यूपी पुलिस की, सभी कंटेंट अवेलेबल है। आप इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक के थ्रू भी आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आप पे करके कंटेंट ले सकते हैं। एकदम छोटी सी पे में ये जो है पेड क्लास पे भारी पड़ता आया है और पड़ता रहेगा, जैसा कि मैंने आप बताया है आपको और बताते आया हूं, और आपके सामने भी कई एग्जाम गुजरे देखे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पे 75 तो लिखित में प्रश्न है। अगर इनके 4 टाइम भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया है ना, तो 400, 500, 600 क्वेश्चन आप यहाँ पे बातों को सुनेंगे। तो अच्छे से सुनिएगा, आपका टाइम किल करने मैं नहीं आया हूँ, है ना, आपको कुछ सिखा के ही जाऊँगा। द ब्रोकन विंग्स सॉन्ग ऑफ लव, डेथ एंड डेस्टिनी पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो ये सरोजनी नायडू है। सरोजनी नायडू के बारे में साहब बात करें तो सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एसएससी क्या करता है कि सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू और मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? हिंदू और मुस्लिम एकता का राजदूत जो है ये किसे कहा था? तो आप बताएंगे मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। तो एक क्वेश्चन तो ये रख लीजिएगा। दूसरी क्वेश्चन है, इंडिया में पहली लेडी गवर्नर कौन बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में इंडिया में पहली लेडी गवर्नर आपका कौन था? सरोजनी नायडू मैडम ही थे। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से जो अब चर्चित लेडीज हैं, है ना, जो आपके एग्जाम में आता है, एक तो मैडम भीखाजी कामा। ये मैडम भीखाजी कामा से क्या क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले देश के बाहर विदेशी सरजमी पे झंडा किसने फहराया था? तो 1907 ईस्वी में मैडम भीखाजी कामा, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, ठीक है। इसके अलावा इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी भी कहा जाता है, मैडम रुस्तम भीखाजी कामा को। इनके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि जो है अरुणा आसफ अली से एक क्वेश्चन आता है कि भाई महात्मा गांधी का किन्होंने सपोर्ट किया था भारत छोड़ो आंदोलन में? 4 लेडीज का नाम दिया होता है, तो इनमें एक अरुणा आसफ अली। चलते हैं आगे साहब। दूसरा क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ का संरक्षण में किसका इस्तेमाल होता है? खाद्य पदार्थ के संरक्षण में सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल होता है। चलो, जो चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो पेन है ना, ये पहले से काफ़ी बेटर है, काफ़ी मूव हो पा रहा है, मैं अच्छे से लिख पा रहा हूँ, ठीक है। सोडियम बेंजोएट है ना। बेंजोइक अम्ल भी इसके जगह पे हो सकता है साहब, अगर आपके जो है ऑप्शन में सोडियम बेंजोएट ना हो तो बेंजोइक अम्ल भी हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन और क्या पूछता है, निश्चेतक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। इसे क्या कहा जाता है? लॉफिंग गैस कहा जाता है सर, है ना। लॉफिंग गैस कहा जाता है आपका किसको? नाइट्रस ऑक्साइड का, जिसका इस्तेमाल क्या होता है ना, बेहोशी की अवस्था में लाने के लिए शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और भी तरल अमोनिया का पूछता है आपको कि इसका इस्तेमाल किस लिए करते हो? तो तरल अमोनिया का जो सीमेन है, जो वीर्य है, खास करके जानवरों को, उनको संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है ना। किरोसिन और मिट्टी के तेल में और जल में डुबा के रखने योग्य धातु, क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है लेकिन आज भी एग्जाम में आते हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा। जो किरोसिन में डुबा के रखते हैं, सोडियम को रखते हैं, सीजियम को भी रखते हैं, है ना। ये सब जो है किरोसिन में रखे जाते हैं, और जो जल में रखे जाते हैं वो फास्फोरस को रखते हैं, है ना। फिर आप कहोगे माचिस वाला तिल्ली जल में कहाँ है? तो मैंने बताया था कि भाई फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं, श्वेत फास्फोरस, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस। तो जो रेड फास्फोरस है ना, ये टेम्परेचर के संपर्क में आने से स्वतः नहीं जलता है, लेकिन जो पीला और श्वेत फास्फोरस है वो 40 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही गेन कर लेता है, अपने आप जलने लगता है। तो श्वेत फास्फोरस और पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है। बाद बाकी जो लाल फास्फोरस है
है वो उसको नहीं रखा जाता है। चलते हैं आगे। अगला है विजयनगर साम्राज्य के किस राजा को यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि दी गई थी। देखिए विजयनगर साम्राज्य के जो राजा हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे आपके ज़्यादा एग्जाम में आने वाला कृष्णदेव राय साहब हैं। कृष्णदेव राय साहब विजयनगर साम्राज्य के जो वो वंश हुआ तुलुवा वंश है ना, तो तुलुवा वंश के शासक रहे हैं विजयनगर साम्राज्य पे। तुलुवा सुलुवा है ना, तुलुवा सुलुवा संगम और आपका एक और कौन था भैया, अरविदु, अरविदु है ना, अरविदु, अरविंदु नहीं है ये, अरविदु है ना। तो ये 4 गो वंश शासन किया था जिसमें तुलुवा वंश के जो है महान राजा कृष्णदेव राय हुए। कृष्णदेव राय से आप काफ़ी क्वेश्चन जानते हैं। सबसे पहले जाम्बती कल्याणम, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार एसएससी जो है काफ़ी पुराना क्वेश्चन पूछे हैं आपके कि भाई इनके राइटर कौन है। जाम्बती कल्याणम और एक मैं और बताया है आमुक्त माल्याद है ना, आमुक्त माल्यादा, आमुक्त माल्याद जो है ये भी आपका लिखे हैं कौन, ये दोनों के दोनों कृष्णदेव राय साहब लिखे हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कृष्णदेव राय साहब जो है नागलपुरम, मैं बताया हूँ ई बुक में भी मिलेगा, नागलपुरम कस्बा का जो है गठन किया था या बसाया था। इस प्रकार के जितने भी शहर को बसाने वाला है एक क्वेश्चन के साथ लपेट दिए थे। आपको याद होगा दीनपना नगर हिमायू हो गया, मुर्शिदाबाद या मकसूदाबाद या फतेहपुर सिकरी या बुलंद दरवाजा या इबादत खाना या मरियम महल, ये सभी के सभी जो हैं कौन बनाए भाई, अकबर ने बनाए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं एक जगह आपको बता दिया था। हम चलते हैं आगे। तो कृष्णदेव राय किस वंश के हो गए, एक सेकंड मेरे घर से थोड़ा कॉल आ रहा है। हाँ तो हम कहाँ थे, जो है यहाँ पे हमने आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया है। स्थापना की बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की, तो 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया जाता है। कल हो के साहब अगर आपसे ये पूछे कि हरिहर और बुक्का किस वंश के थे और ऑप्शन में विजयनगर साम्राज्य ना हो तो क्या करोगे, तो संगम वंश के है ना, तब क्या हो जाएगा, संगम वंश के हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि विजयनगर साम्राज्य ओवरऑल 4 वंशों को कहा जाता है जिसमें संगम वंश पहले थे और पहले के ही कोई फाउंडर होंगे ओवरऑल किसी चीज़ में है ना, तो संगम वंश के हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ उस समय सल्तनत पे किसके शासन चल रही थी, तो आप कहोगे MBT मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए और भी कुछ सोचा हूं क्योंकि अपना एक ही मकसद है, पूर्णतः लगन और निष्ठा के साथ मेहनत के बल पे आपको जो है ना सिलेक्शन दिलाना है। जीके जीएस के अंदर बात कर रहा हूं साहब, और सब विषय में मैं इतने ज़्यादा होनहार नहीं हूं कि मैं आपको जो है ऐसा कह सकूं कि जो है मैं मदद करूंगा। मैं जीके जीएस के अंदर मदद करूंगा और मैं सिर्फ जीके ही पढ़ाता हूं, ठीक है। वर्ष 2023 में कुल कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो 26 खिलाड़ी को दिया गया सर। 26 खिलाड़ी को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में किया गया था है ना, और ये खिलाड़ी को दिया जाता है। एक और खेल की पुरस्कार है जैसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की जो ईस्वी चेंज हुई इससे क्वेश्चन आता है। 2021 में इसकी ये जो है नाम चेंज हो गया था। 1991 में स्थापना हुआ था और जब स्थापना हुआ था तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम हुआ करता था, लेकिन 2021 में मेजर ध्यानचंद है ना खेल रत्न अवार्ड इनका नाम कर दिया गया, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका एक वो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड, तो ये दिया जाता है ओनली कोच को है ना, प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 1985 ईस्वी से हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है बाकायदे, ठीक है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है हमारा, कोंकण संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 भारत और किस देश के साथ जो है हुआ था, तो जो कोंकण संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के साथ आप कह सकते हो हुआ था, ठीक है। कोंकण से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मंडराते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, कोंकण अपने आप में जगह ही बेस्ट है घूमने के लिए है ना, तो कोंकण जो है ये सबसे पहले कोंकणी भाषा होती है। जो कोंकणी भाषा है ये कहाँ पे बोली जाती है सर, गोवा के अंदर बोली जाती है ना। कोंकण तट कहाँ पे रहेगा, पूर्वी तट में कि पश्चिमी तट में, तो पश्चिमी घाट में रहेंगे आपके कोंकण तट। कोंकण तट जो है ये वाली पोर्शन है ना, कोंकण तट है। फिर आप आगे आएंगे तो मालाबार तट, केनरा तट भी इधर ही आएगा, केरल के तट को मालाबार, तो ये वाला मालाबार हो जाएगा। बाद में कि कोंकण, केनरा, मालाबार, काठियावाड़ी गुजरात के पास है ना, तो ये सभी के सभी जो है पश्चिमी घाट में हो जाएगा। पूर्वी घाट में मैंने क्या बता रखा है, उत्तरी सरकार है ना, उत्तरी सरकार तट का नाम है। इसके अलावा जो इधर मालाबार है तो इधर क्या है,
कोरोमंडल, है ना। कोरोमंडल तट कहाँ पे है? पूर्वी घाट के अंदर है। तो ये तट से थोड़ा सा क्वेश्चन बता दिया, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, कोंकण को लेकर के बात हुई थी, है ना। कोंकणी भाषा संविधान में अटैच है कि नहीं? आपको यस और नो में आंसर देना है। आज एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ लूँ बहुत दिनों के बाद, कोंकणी भाषा संविधान में जो 22 भाषा अटैच हैं, इसमें कोंकणी को जगह है कि नहीं है? ठीक है भाई, ये बता देना। इसके अलावा कोकम एक शरबत भी होता है, कोकम शरबत होता है, कोकम शरबत, ये कोकन नहीं है, कोकम शरबत होते हैं जो रत्नागिरी और महाराष्ट्र में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट के कौन से सैकराइड हैं? तो ये मोनोसैकराइड है साहब। मोनो का मतलब बता रखा हूँ मैं, एक होता है। आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो अंग्रेजी पढ़ते होंगे, तो एक होता है। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा। मोनोगेमी माने क्या होता है? एक विवाह प्रथा, है ना। एक विवाह प्रथा, जैसे इंडिया में एक विवाह प्रथा है और होना भी चाहिए। इसके अलावा एक वो आपका होता है मोनोपोली, है ना। मोनोपोली माने एकाधिकार टाइप से होता है। एगो बाईगेमी आपने सुना होगा, बाईगेमी मतलब दूगो विवाह होता है। बाईलिंगुअल मतलब दूगो भाषा होता है, मतलब बाई माने दो, मोनो माने एक और पोली माने बहुत सारा। जैसे आपने पोलीग्लोट सुना होगा, है ना। पोलीग्लोट माने ऐसा एक शेप जिसके बहुत सारे एंगल हो। तो इस प्रकार नहीं, ये पोलीग्लोट मतलब जो बहुत सारे भाषा जानते हो। पोलीगन माने होता है बहुत सारा एंगल वाला, माफ कीजिएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपका केमिस्ट्री का जो है पहाड़ा वो बता रहा था। तो ये मोनोसैकराइड आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आ जाएंगे। ये दोनों किसके भाई, क्या चीज है? ये कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में एगो छूट रहा है जो काफी बार पूछा जाता है, सेलुलोज, है ना। सेलुलोज क्या रहेगा? पॉलीसैकराइड के उदाहरण रहेगा। सेलुलोज क्या है? प्राकृतिक चीज है, नेचुरल चीज हो सकते हैं। इनके अलावा जो इनसे एक और क्वेश्चन आपको ग्लूकोज से रिलेट करके बताता हूं कि भाई आपसे पूछा जाता है कि शरीर में ग्लूकोज का जो है भंडारण किस रूप में होता है? तो ग्लूकोज का भंडारण जो है ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। और भंडारण करने में कौन है मददगार? तो लीवर है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी, आप अंग भी कह सकते हो, अंग नहीं, ग्रंथि, ग्लैंड सही रहेगा। सबसे बड़ी ग्लैंड कह सकते हो, सबसे बड़ी ग्लैंड जो है आपका लीवर है। लीवर को मानव शरीर में जैव रसायन प्रयोगशाला का संज्ञा भी दिया गया है। जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहते हैं आप किसको भाई, है ना, लीवर को। इसके अलावा लीवर से आप क्या निकालते हो? पित्त भी निकलती है लीवर से, लेकिन पित्त जमा कहाँ पे होती है? पित्ताशय के अंदर जमा होती है, गाल ब्लैडर के अंदर जमा होती है। तो ये कुछ मैं लीवर के बारे में बताया। अब सबसे बड़ी ग्लैंड बता दिया, तो सबसे छोटा ग्लैंड आपका कौन सा होता है? पीयूष ग्रंथि, है ना। पीयूष ग्रंथि जो है ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो कहाँ पे पाई जाएगी? मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पीयूष ग्रंथि है इसे ही आप कह लेते हो मास्टर ग्लैंड कह लेते हो, है ना, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड भी इन्हें ही कहते हो। हम चलते हैं आगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है शरीर के अंदर, और ये कार्बोहाइड्रेट का जो ऊर्जा है 1 ग्राम में आपको 4.2 से 4.3 कैलोरी के करीब मिलेगा। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा से मिलता है 9.2 कैलोरी के समथिंग। इसके अलावा जो खनिज है, जो जल है, जो खनिज जल फाइबर, ये सब जो है इससे ऊर्जा नहीं मिलता है, फिर भी उपापचयन प्रक्रम या फिर शरीर को सही रखने के लिए आवश्यक होती है, विटामिन वगैरह। ठीक है, चलते हैं आगे। विटामिन तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, एसेंशियल है, क्योंकि इनके कमी से कई प्रकार की रोग होंगे, लेकिन फिर भी ऊर्जा नहीं देते, है ना। इनके अलावा ओट्टम थुलाल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से संबंधित है। केरल में आएंगे तो सबसे प्रचलित त्योहार ओणम। ओणम 10 दिनों की फसल से संबंधित एग्रीकल्चर वाला त्योहार है। और इसी ओणम के उपलक्ष्य में आप क्या मनाते हो सर? वेल्लम काली, है ना, वेल्लम काली, हाँ, स्नेक बोट रेसिंग, है ना, स्नेक बोट रेसिंग जो आप मनाते हो, इसी में जो स्नेक बोट रेस का खेल होता है ओणम के उपलक्ष्य में जो है आयोजित करा जाता है। तो ये इस बार भी पूछा गया था। जैसे आपको तमिलनाडु के अंदर
पोंगल के उपलक्ष्य में जो है आपका एक त्यौहार मनाया जाता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू त्यौहार नहीं कह सकते, खेल कह सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी जो रेस है ना, ये भी एक प्रकार का खेल है ना। तो ओणम में आपका स्नेक बोट रेसिंग और पोंगल तमिलनाडु के अंदर आप क्या मनाते हो, उसके उपलक्ष्य में जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू क्या है भाई, है ना, सांड हो या फिर जो भैंसा नहीं, यहाँ पे जो बैला होता है, बैल है ना, उनको छोड़ दिया जाता है बेकाबू करके, फिर पकड़े जाते हैं। इसी प्रकार से एक कंबाला उत्सव होता है। कंबाला उत्सव जो है, ये कंबाला उत्सव नहीं है, कंबाला भी उत्सव नहीं है। कंबाला भी एक प्रकार का खेल है जो कीचड़ मड में भैंसा को जो है दौड़ाया जाता है, ठीक है, कंबाला। लेकिन ये अलग स्टेट की, कर्नाटक में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा यूट्यूब वाले का नोटिफिकेशन आया था भाई, है ना। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री सहज, अच्छा केरल में और भी बता देता हूँ। ओणम तो हो ही गया, पोंगल ही हो गया। देखिए एगो पोंगल होता है, एगो अट्टुकल पोंगल होता है। अट्टुकल पोंगल बता दिया था। अट्टुकल पोंगल जो है ये आपका केरल की त्योहार है, न कि तमिलनाडु का। इसके अलावा केरल में और भी क्या क्या है, त्रिशूर पूरम त्योहार है, विशु त्योहार है, विशु, है ना। इसके अलावा त्रिशूर पूरम त्योहार है, त्रिशूर पूरम। केरल को और आप किस लिए याद करते हो, मसालों का जो है शहर कहा जाता है, या फिर मसालों का बगीचा इंडिया के लिहाज से। केरल में साइलेंट वैली, है ना, साइलेंट वैली परियोजना है केरल के अंदर। देखो देखिए सिलिकॉन वैली है, ओरिजिनल सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं, साइलेंट वैली केरल को कहते हैं। केरल में मैंने त्रिशूरपुरम, इसके अलावा अभी बता दिया था भाई विशु, है ना, मकरविलक्कू भी होगा, ओणम भी होगा, स्नेक बोट रेसिंग भी होगा। केरल की आप बात करेंगे मोहिनीअट्टम और आपका कथकली, ये दो शास्त्रीय नृत्य भी होंगे केरल के लिए अंदर। इनके अलावा और भी केरल से कुछ जानना है तो और भी बहुत सारे चीज़ें हम आगे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलते हैं अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत कब हुई, 2017 के अंदर हुई। प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना। मुद्रा योजना की शुरुआत जरूर अब याद रखिएगा 2015, क्योंकि इसकी लिमिटेशन जो है अपर वैल्यू 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है, 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है अब। लेकिन आपके एग्जाम में ये वाली बात अभी नहीं आ रहा, ये आएगा 2025 के शुरुआती समय में, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, ज्ञान का कोई भरोसा नहीं, कभी कभी मैंने 1 महीना पहले की भी बात से क्वेश्चन पूछते देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा योजना क्या है, लोन प्रोवाइड कराता है, कौन मदद करता है लोन देने में, सिडबी। सिडबी क्या है, एक संस्था है जिसकी मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है। और सिडबी की स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी, आबिद हुसैन समिति के अनुशंसा पे। सिडबी में मुद्रा लोन जो है ये प्रोवाइड कराते हैं, एफिलिएटेड है, जुड़ा हुआ है ना, वो भी 100% के साथ। इनके अलावा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी में कितने होते हैं विटामिन, सबसे पहले तो ये भी जानते हैं। तो अपन 8 विटामिन होते हैं, पहले भी बात कर रखे हैं। विटामिन से कई क्वेश्चन आते हैं। ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आप क्या कहते हो, रेटिनॉल कहते हो। क्या कहते हो, रेटिनॉल कहते हो। और ये किस लिए सही होता है, तो ये आँख की जो भी बीमारी होती है, ग्लूकोमा, ट्रिकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी, है ना, जीरोप्थेलेमिया, ये सभी की सभी बीमारी जो है आँख के होते हैं। और ये किसके कमी से होंगे, तो रेटिनॉल के कमी से होंगे। गाजर वगैरह इनके अच्छे स्रोत होते हैं। विटामिन बी में 8 गो होता है, तो विटामिन B1 को हम कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं, थायमीन। और थायमीन के कमी से कौन सी रोग होती है, बेरी रोग होती है। कौन सी, बेरी, है ना, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। एक ब्लैकबेरी मोबाइल भी होता है, वो नहीं, बेरी रोग होती है। इसके अलावा विटामिन B2 को अपन क्या कहते हैं, राइबोफ्लोविन कहते हैं। खून की कमी इत्यादि रोग इनसे हो सकती है। विटामिन B3 को आप नियासिन कहते हो। विटामिन B5 को आप कह सकते हो पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 पूछता है, जो ये क्वेश्चन बना है, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B12 काफी पूछे जाते हैं, ये साइनोकोबाल्मिन होते हैं, है ना, साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है इसे। और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा विटामिन C, D तो आता ही होगा। विटामिन C को जो है स्कारबिक एसिड कहते हैं। स्कारबी त्वचा संबंधित रोग, बाल का झड़ना, बाल का पकना इत्यादि C में होंगे। और C का जो अच्छा स्रोत है ये सिट्रस फल है। सिट्रस मतलब खट्टा फल है। D को आप कैल्सीफेरॉल कहते हो। सूरज के प्रकाश में D काफ़ी पाए जाते हैं। और D के कमी से हड्डी वाला बोन संबंधित आपका जो है विकार उत्पन्न होता है। इसके अलावा E को आप टेकोफेरॉल कहते हो, है ना। और E के कमी से जो प्रोडक्शन क्षमता होता है, आपका प्रजनन क्षमता वो कम होती है।
द हंग्री टाइड के लेखक लेखिका कौन है? तो अमिताभ घोष साहब है। अमिताभ घोष साहब की जो किताब के शीर्षक होते हैं उसमें क्या चीज़ का समावेशन ज़्यादातर केस में मिलते हैं? तो नेचर शब्द का मिलता है। जैसे यहाँ पे हंग्री, हंग्री मतलब तो भूखा होता है। टाइड का मतलब क्या होता है? ये हाई जो टाइड आता है आपका कहाँ पे? समुद्र के अंदर आता है, तो ये भी नेचुरल चीज़ है। और टाइड के आने में है ना ज्वार भाटा आने में किस किस चीज़ का रोल है? तो सूर्य का, पृथ्वी का और चंद्रमा का भी रोल है। और कैसे, कब, कौन सा आंसर देना है मैं किसी क्लास में अच्छे से समझा दिया हूँ, इसीलिए जुड़ा रहना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा पूछ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो ज्वार भाटा आता है उसमें पृथ्वी का भी रोल है ना, चंद्रमा का भी रोल है और सूर्य का भी रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरल शब्द का जो है इस्तेमाल रहते हैं इनकी किताब के शीर्षक में। द हंग्री टाइड हो गया, द लिविंग माउंटेन हो गया। तो माउंटेन क्या है? माउंटेन मतलब पहाड़, तो ये भी आपका जो है नेचुरल वाला चीज हो गया। इसके अलावा द रिवर ऑफ स्मोक, तो रिवर क्या हो गया? रिवर भी नेचुरल टाइप से। तो ये आपका अमिताभ घोष साहब की किताब है। जंगलनामा, जंगल क्या होता है? जनरली नेचुरल है, मैं ले जाएंगे आप। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी के अंदर हुआ था। सब दिन बताते आया हूँ, टिस्को को जरूर याद रखना है, 1907। शायद आज ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। मैं भी थोड़ा सा किसी का एनालिसिस देख रहा था, मैं भी देख लेता हूँ कभी कभी, है ना, कि भाई क्या चल रहे हैं दुनिया के अंदर, है ना। तो इसमें जो है बता रहे थे सर कि 1907 में टिस्को पूछा था, फिर एक उन्होंने पूछा था तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ऐसा कुछ, है ना, ठीक है। तो ये जितने भी मैं बताता हूँ ना, कि अगर आपने ठीक से सुन भी लिया मुझे ना, तो ये छोटे छोटे एग्जाम तो ऐसे हवा में उड़ जाते हैं जी, ऐसा एक दो क्वेश्चन नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आपको जीके में जो है आप उम्मीद से ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा किस ग्रह पर दिन की अवधि सबसे कम समय की होती है? बृहस्पति ग्रह पे। इसे समझाने से पहले एक सेकेंड का समय लेता हूँ। ये ई बुक कब है? आपका जो है इमेज है, बाद बाकी बात हमने ऊपर कर लिया था। तो जिनको कोई भी कंटेंट हमारा चाहिए, विश्वास मन में हो और करते हो, या फिर फायदा हुआ हो हमारे से टच में, तभी लें, है ना। और कंटेंट की राशि ऐसा नहीं कि आप लेके पछताएंगे, आपकी राशि भी उतनी है कि जैसे लगता है कि मैं कहीं ट्रेवल कर लिया 20-25 किलोमीटर, ठीक है, एकदम एक नोटबुक खरीद लिया भाई साहब, है ना। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लेंगे ना तो पछताएंगे नहीं, है ना। चलिए, ये जो मोबाइल नंबर है, आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे है, किस ग्रह पर दिन की अवधि सबसे कम होती है? तो इस पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको याद हो इस प्रकार की चीज़ें जो है ना। देखिए, दिन की अवधि सबसे जो कम होती है ये बृहस्पति की होती है। अब ये क्वेश्चन जो बच्चे अच्छे से समझे हैं वो तो आराम से और भी क्वेश्चन इस प्रकार के कर ले जाएंगे, लेकिन जो नहीं समझे वो याद करने के भरोसे है, ठीक है। देखिए, समझना क्या है, मैंने आपको बताया है कि अगर आपने सूर्य से ग्रहों की दूरी याद कर लिया ना, तो आधा ब्रह्मांड खत्म हो गया। कितने दिन ये बात आपको मैंने बताया हूँ। बुध हो जाता है, फिर हमारा क्या हो जाता है भाई? शुक्र हो जाता है, फिर हमारा क्या होता है? अर्थ होता है, फिर हमारा मार्स होता है, फिर हमारा जुपिटर, सैटर्न, अरुण, और फिर हमारा जो वरुण होता है। तो ये है ग्रहों का क्रम सूर्य से। अब इसी के आधार पे मैंने आधा ब्रह्मांड आपको समझाया है, बिरले क्वेश्चन छूट जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया है कि भाई शुरुआत के जो 4 हैं इसे आप पार्थिव ग्रह कहते हो, पार्थिव ग्रह कहते हो। पार्थिव मतलब पृथ्वी से समझिएगा, तो पार्थिव ग्रह कहते हो। इसे खुली आंख से देखे जा सकते हैं। ये सघन ग्रह होते हैं अन्य 4 के अपेक्षा, है ना, जिसमें पृथ्वी पे सघन है, तभी तो आप खड़ा हो पर इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बना दे रहे हो, है ना। और ये जो लास्ट के 4 ग्रह हैं ये आकार में सबसे बड़े 4 ग्रह हैं, है ना, सबसे बड़े आकार में है 4 ग्रह। इसके अलावा जो है इसमें सघनता कम होती है। क्या होती है साहब? सघनता कम होती है। ये गैसीय पिंड वगैरह इत्यादि के रूप में है। इनके अलावा ये जो 4 हैं ये दूर के, ये सूर्य की परिक्रमा बहुत ज्यादा देर में करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भाई सूर्य की परिक्रमा वही ग्रह नजदीक करेगा जो नजदीक में। और इसका एग्जाम्पल कई बार मैंने आपको दिया है कि एक स्कूल है और मेरा घर 1.5 किलोमीटर और आपका घर 2 किलोमीटर है। हम दोनों की चाल अगर मान लिया जाए कि लगभग समान है तो हम पहले पहुंच जाएंगे स्कूल। तो सेम चीज है कि बुध पहले परिक्रमा कर लेगा, इसके बाद शुक्र करेगा, इसके बाद पृथ्वी करेगा, फिर मंगल करेगा। परिक्रमा और परिभ्रमण इन दोनों में मैंने बहुत ज्यादा बढ़िया से एग्जाम्पल देके समझाया था कि अगर आप कोई भी मंदिर जाते हो, है ना, तो क्या करते हो मंदिर में? मान लीजिए ये मंदिर है, तो मंदिर का क्या करते हो? परिक्रमा करते हो। परिक्रमा मतलब किसी अन्य ऑब्जेक्ट, है ना, किसी अन्य ऑब्जेक्ट के चारों ओर परतः, है ना, चक्कर लगाना, परिक्रमा, ठीक है।
तो परिक्रमण सबसे पहले बुध करेगा, यानी जो जितने नजदीक रहेगा वो सबसे पहले परिक्रमण करेगा। लेकिन परिभ्रमण की बात आएगी। परिभ्रमण मतलब होता है कि अपने ही एक्सिस पे रोटेट होना। जैसे आपने कोल्हू का बैल देखा होगा, जो बैल अपन जो है तेल पेरने के लिए बैल घूमता रहता है, तो वो क्या अपने एक्सिस पे जो है ना रोटेट हो रहा है, एक ऐसा डंडा रहता है, यही तेल को पेरता रहता है। ठीक है, तो ऐसे जो अपने एक्सिस पे घूमते हैं ना, ये सबसे पहले बृहस्पति घूम लेते हैं। 10 आवर से कम समय, यानी 10 घंटे से भी कम समय लगते हैं इनको एक चक्कर पूरा करने में अपने एक्सिस के ऊपर। इसीलिए जो जितना जल्दी अपने एक्सिस के ऊपर घूम लेगा उसका दिन की अवधि उतना ही छोटा होगा। तो बुध का होगा बृहस्पति का होगा छोटा। यानी आप कह सकते हो कि जो 4 गो नजदीक वाला था और जो 4 गो दूर वाला था, तो 4 गो दूर वाला जल्दी घूम लेता है अपने एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और 4 गो नजदीक वाले को ज्यादा टाइम लगता है। जिसमें सबसे अगर दिन सबसे बड़ा कहेगा कि भाई सबसे ज्यादा समय अपने एक्सिस पर घूमने में किस ग्रह को लगता है, तो आप शुक्र कहना। पहली बार सुना हो तो माफ करना, शुक्र ग्रह आंसर होगा। सबसे बड़ा दिन शुक्र ग्रह का होता है, सबसे छोटा दिन जो है बृहस्पति का होता है। अपना दिन लगभग 24 घंटे का होता है ना, दिन और रात मिला के, है ना। इसके अलावा हम चलते हैं आगे। बाद बाकी ग्रहों के बारे में बता दिए थे। शुक्र ग्रह को आप लूसीफर कहते हो, शुक्र ग्रह को आप पृथ्वी का बहन कहते हो, भोर का तारा, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह, लूसीफर ग्रह सब कहते हो। पीला ग्रह भी कहते हो शुक्र को, है ना। शनि को आप बलय वाला ग्रह कहते हो, है ना। अरुण को आप हरा ग्रह कहते हो, पृथ्वी को आप नीला ग्रह कहते हो, मंगल को आप लाल ग्रह कहते हो आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। इसके अलावा पार्थिव और दूर वाला बता ही दिए थे, बाहरी ग्रह 4 गो, है ना। जो बाहरी है उसे जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। तो ये ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था, है ना। ये सब ध्यान रखना है भाई, है ना। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है पारसनाथ की चोटी। छोटा नागपुर महाराष्ट्र की तरफ मत आ जाना, ये झारखंड की तरफ, है ना। इसके अलावा ये पारसनाथ की चोटी हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपका पश्चिमी घाट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी या इलायची पहाड़ी, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। इनके अलावा पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी क्या है भाई, जिंद ग्रह, क्या है, जिंद ग्रह है। तो ये आपको ध्यान रखना है कुछ चीज। दुनिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन है, माउंट एवरेस्ट है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगर भारत की पूर्णतः सबसे ऊंची चोटी कहेगा कि भाई पूर्ण रूप से भारत का भी होना चाहिए और भारत का सबसे ऊंचा भी होना चाहिए, तो कंचनजंगा सिक्किम। वैसे दुनिया में K2 दूसरा है, माउंट एवरेस्ट के बाद 2nd रैंक पे है और 3rd रैंक है कंचनजंगा का। लेकिन पूर्ण रूप से अभी फिलहाल भारत का कंचनजंगा ही है, क्योंकि K2 जो है POK क्षेत्र में भी आता है। इनके अलावा यानी पाकिस्तान का भी रहता है उनमें। इनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत विदेश विभाग को क्या कहते थे, तो दीवाने रसालत, है ना, दीवाने रसालत। सल्तनत काल पे बहुत सारे विभाग है, मैं अगले जो क्लास होगी उस विभाग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि विभाग से क्वेश्चन CPO ने भी पूछा है दीवाने कोही किस विभाग से संबंधित है। तो दीवाने कोही साहब 1000 बार बता चुका था। दीवाने कोही जो है ये कृषि विभाग से संबंधित हुआ करता था, एग्रीकल्चर से संबंधित हुआ करता था। ठीक है, इनके अलावा ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, MBT के काल में आया था। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग से संबंधित है, इंसा, है ना, इंसा। दीवाने इंसा क्या है भाई, पत्राचार विभाग से संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, तो बंदगान क्या था भाई, गुलाम विभाग से संबंधित था। तो ये सब कुछ बातों पे ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या है भाई, तो इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण, है ना, प्रणाली स्थापित किए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है नगद वेतन देने का काम किए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है परमानेंट सेना रखने का काम किए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर को चुना था, ये भी पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के जो मलिक काफूर है इसे क्या कहा जाता था, 1000 दिनारी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है या फिर खुद को क्या कहते थे, तो सिकंदर ए सानी कहा करते थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा
बीआरओ ने बेली ब्रिज का निर्माण किस राज्य में किया है? सिक्किम में। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ और ई बुक में दिया गया है क्योंकि ये नवंबर 2023 की बात है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। जनरली बेली ब्रिज का निर्माण जो है सेनाओं के द्वारा किया जाता है, सेनाओं के द्वारा। देखिए बेली ब्रिज किसी ब्रिज का नाम नहीं है। बेली ब्रिज एक प्रकार का टेम्पोररी ब्रिज होता है जिसमें सभी फ्रेम बने हुए होते हैं और किसी चीज़ को पार करने के लिए बनाते हैं, समझ में आया, है ना। तो ये यहाँ से ज़्यादा बताना सही नहीं है क्योंकि ये और जगह भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नवंबर 2023 की बात है तो आपका जो एग्जाम है इसके लिए गोल्डन क्वेश्चन हो सकती है कि भाई इस समय में जो है ना बीआरओ ने किया है तो बीआरओ के क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो कहाँ पे किए थे? तो सिक्किम। बीआरओ की स्थापना वगैरह बता दिए थे आपको। 1960 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है आपका किया गया था। और बीआरओ ने अभी सेला टनल बनाया है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ये सेला टनल जो है इसकी क्या खासियत है कि ये सबसे अधिक हाइट पे या सबसे अधिक लेंथ का, है ना, सबसे अधिक हाइट पे या सबसे अधिक लेंथ का डबल ट्यूब है ना, डबल ट्यूब है ना टनल है। तो ये ध्यान रखेंगे, डबल ट्यूब सिंगल ट्यूब क्या होता है पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया है। इसके अलावा चलते हैं आगे। जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। देखिए जीएसटी सबसे पहले इंडिया में कब लागू हुई थी? तो 2017 में लागू हुई थी। जीएसटी परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो 2 और 31, 31 2 33 होते हैं, ठीक है। 2 और 31 2 33 होते हैं। तो ये जो 31 है ये यूटी और स्टेट मिला के चुने जाते हैं और ये जो 2 है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो जीएसटी परिषद है इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 279A है। जीएसटी परिषद में अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री भारत सरकार होते हैं ना, वित्त मंत्री भारत सरकार होते हैं, जैसे अभी निर्मला सीतारमन है। ये सब ध्यान रखेंगे। जीएसटी परिषद से बाद बाकी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्लैब हमने बता ही रखा है। 0% है, 5% है, 12 है, 18 है और आपका 28% है। इसके अलावा जीएसटी भी कई प्रकार के होते हैं, CGST, UTGST, SGST, है ना, ये सब मैं बता रखा हूँ। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन अवधि क्या थी? 1325 से 1351, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, ये सल्तनत काल में सबसे योग्य शासक माना गया है। अब योग्यता उस समय जो है आपका साम्राज्य विस्तार के आधार पर डिसाइड किया जाता था, है ना। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पीएचडी करने से नहीं, उस समय कितना जीता, कितना जो है विस्तार किया, उस समय से योग्य समझा जाता था। ये जो है आपके 1325 से 1351 तक रहे। इसी के काल में इब्न बतूता आते हैं और इन्होंने एक किताब लिखते हैं जिनका नाम है रेहला का भी भाषा पूछ दिया गया था कि ये किस भाषा की जो है ग्रंथ है? तो अरबी भाषा की। और इब्न बतूता कौन से देश से आए थे? तो ये आए थे मोरक्कन थे, मोरक्को से आए थे। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, अभी आपने दीवाने को ही सुना होगा, इन्हीं के काल में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में इसी का शासन चल रहा था तब स्थापित किया गया था, क्योंकि 1325 से 1351 के बीच में 1336 आ जाती है, दिमाग लगाने की बात है। चलते हैं आगे। भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? 1927 में। कौन किए थे? अंग्रेज कौन थे? हेड इरविन थे, है ना, इरविन थे। तो इसे भी ध्यान रखेंगे पार्लियामेंट को। अभी नई संसद भवन बन जाने के बाद जो पुरानी संसद भवन है उसे क्या कहा जाता है? अब इंडिया में संविधान सदन कहा जाता है ना। जैसे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ आपने कई बार एग्जाम में अटेंड भी कर लिया होगा, उसी प्रकार से अब ये भी अटेंड करना होगा आपको कि जो पुरानी संसद भवन है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अब हम कहेंगे संविधान सदन, ठीक है। जो नई संसद भवन है उनके जो वास्तुकार है, अभी तक एग्जाम में शायद क्वेश्चन नहीं आया है, बिमल पटेल है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बिमल पटेल ही नाम है ना? हाँ, बिमल पटेल ही नाम है। इनके अलावा कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान जो है राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी से मिले थे या फिर आमंत्रित करने के लिए मिले थे? तो ये आपका लखनऊ अधिवेशन 1916। कौन सा अधिवेशन भाई? लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अपने अपने बहुत ज़्यादा विशेषता है। सबसे पहले जो विशेषता है कि भाई जो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल ये दोनों जो आपका अलग हो गए थे 1907 सूरत अधिवेशन में, ये दोनों फिर से एक हो गए। दूसरी बात है कि भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग ML ये दोनों एक हो गए।
इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पिछले साल एग्जामिनर ने किया था कि गरम दल और नरम दल को एक करवाने में किसका योगदान सर्वोपरि है, तो एनी बेसेंट का, है ना। एनी विसेंट जो है प्रयासरत रही थी और तिलक भी, है ना, क्योंकि तिलक खुद ही एक नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल में गरम दल के नेता, ठीक है। तो इन दोनों के जो है योगदान से ये फिर से एक हो गए थे, गरम दल और नरम दल। 1916 अधिवेशन लखनऊ में इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, ACM कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राजकुमार शुक्ल जो है ये बिहार के चंपारण जो है इनवाइट किए थे किन्हें, गांधी जी को। 1917 में फिर क्या करते हैं गांधी जी, चंपारण सत्याग्रह करते हैं, जो अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला सत्याग्रह होगा। कान खोल के सुनिएगा, जब आपसे पूछेगा कि भाई देश स्तर पे या पूर्ण रूप से मतलब विस्तृत, है ना, क्षेत्रीय नहीं, है ना, क्षेत्रीय हो जाएगा ना, चंपारण सत्याग्रह आपका क्षेत्रीय हो गया क्योंकि चंपारण बिहार में है, इसकी इम्पैक्ट जो है पूरे इंडिया पे नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्रीय सत्याग्रह था। ओवरऑल पहला तो था ही अफ्रीका से लौटने के बाद, क्योंकि अफ्रीका से 1915 में लौटे थे और 17 में सत्याग्रह हुए थे, ठीक है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से कहेगा कि भाई पूरे देश स्तर पे गांधी जी का पहला सत्याग्रह, तो 1920 में असहयोग, है ना, असहयोग, है ना, आंदोलन, ठीक है। तो इन दोनों को कान खोल के सुन लेना, न कि एग्जामिनर पूछे पहला और झट से चंपारण नहीं मार देना। पहले देखना कि कौन सा पहला पूछ रहा है, प्रांतीय पूछ रहा है या फिर पूरे देश स्तर पर पूछ रहा है। अगर डिक्लेयर करके लिखा है कि पूरे देश स्तर पे, तो असहयोग आंदोलन को टिक करें, ना कि चंपारण को टिक करें, गलती हो जाएगा। गांधी जी के अन्न आंदोलन में आएंगे तो 1918 में खेरा गुजरात के अंदर है। इसके अलावा अगर आप आएंगे तो 1930 में दांडी मार्च आएंगे, 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में, वहां से स्टार्ट करा था। इनके अलावा 1942 जो भारत छोड़ो आंदोलन है, तो ये सब गांधी जी के हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहे थे। गांधी जी की मृत्यु 1948 में हुई थी। गांधी जी की कई सारे राइटिंग है, हिंद स्वराज है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, एथिकल रिलीजन है। इसके अलावा अगर आप आएंगे यंग इंडिया है, इंडियन ओपिनियन है, नवजीवन समाचार पत्र जो गुजराती भाषा की है, रेलवे काफ़ी पूछता है नवजीवन समाचार पत्र किस भाषा के हैं, तो गुजराती भाषा के हैं। तो ये सब गांधी जी के हैं। गांधी जी फिनिक्स फॉर्म और टॉल्स्टॉय फॉर्म से भी जुड़े रहे थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं आगे। होयसल मंदिर समूह को यूनेस्को के किस क्रमांक के तौर पे ऐड किया गया, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, ठीक है। तो होयसल मंदिर समूह को यूनेस्को के क्रमांक में आएंगे तो 42वां समूह में होगा। बिहार स्थित जल मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से आएंगे तो पालीताना का जैन मंदिर। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें कि भाई टाइम नहीं देखोगे कितना लंबा वीडियो है, तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगी। लेकिन क्या है, जैसे ही ड्यूरेशन 1 घंटा देख लेते हैं, कोई क्लिक भी नहीं करते। अरे भाई 1 घंटा का है ना, तो 6 घंटे की मटेरियल होगी जो आप पढ़ोगे, ठीक है। पालीताना का जैन मंदिर हो जाएगा। ये आपका समेध शिखर झारखंड के अंदर है, ये भी जैन मंदिर है। माउंट आबू राजस्थान के अंदर ये भी जैन मंदिर है। और पट्टादकल्लू का जैन मंदिर जिन्होंने राष्ट्रकूट के द्वारा बनाया गया था, वो भी जैन मंदिर है। ये कुछ एक जैन मंदिर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली, सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। जबकि हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा था, तो सिंधु था, है ना। हड़प्पा शहर है भाई, और पहले खोजे जाने के चलते जो है आपका इनका नाम हड़प्पा सभ्यता ही हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का। बाद बाकी सबसे बड़ी सबसे विस्तृत, सबसे बड़ी कह सकते हैं, विस्तृत कह सकते हैं या फिर महत्वपूर्ण कह सकते हैं, तो नदी आपका सिंधु रहेगा इस सभ्यता का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी का। वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में क्या डिफरेंस है बेसिकली, तो वैदिक जो है ये रूरल टाइप का सभ्यता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता क्या था, अर्बन सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी पद्धति जो है चलन में था, तो ग्रिड सिस्टम, है ना, ग्रिड सिस्टम। अब ग्रिडो सिस्टम से अंदर झांक के क्वेश्चन मैंने कल आपको टेलीग्राम पे क्यूज करवा दिया था रात को ड्यूटी जाते समय। तो भाई हड़प्पा सभ्यता में ना आयताकार ग्रिड सिस्टम प्रचलित था, तो आयताकार, वहां पे बेलनाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार दे देते हैं, तो आयताकार होगा, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा काल की जो अधिकांश शहरें हैं ये 2 भागों में विभाजित हुआ करता था, एक्सेप्ट धौलावीरा। धौलावीरा 3 पार्ट में बटे हुए होते
थे। और धौलावीरा गुजरात के अंदर है। यूनेस्को में शामिल होने वाले पहले हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा है। इसके अलावा सोडियम का लैटिन नाम किससे लिया गया है? नेट्रियम से, क्योंकि सोडियम का क्या होता है? Na होता है। तो ये कहाँ से लिया गया सर? नेट्रियम से लिया गया है। पोटेशियम का K होता है, ये कहाँ से लिया गया है? कैलियम से लिया गया है ना, कैलियम से लिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं सर ज्ञात? 118। सोबेरियम जो है ये लास्ट हो जाएंगे, इसी प्रकार का नाम है। मैं प्रोनाउंस थोड़ा नहीं कर पा रहा हूँ इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से जो है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त है और 18 गो वर्ग है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाए गए हैं। मोस्ले साहब का प्रिंट है, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सभी तत्वों के लिए अलग अलग लगभग वर्ग बनाए गए हैं। सबसे लास्ट में आपका इनर्ट गैस है, उससे पहले 17 में आपका हेलोजन फैमिली है, 16 को केल्कोजेन कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली है। 3 से लेके 12 तक को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं या संक्रमणीय धातु कहते हैं। 1 और 2 वर्ग वाले को क्या कहते हैं? अल्कलाइन मेटल कहते हैं। उसमें भी 2 को क्या कहते हैं, है ना, अल्कलाइन पृथ्वी मेटल कहते हैं। और जो नीचे रहता है लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड, इन दोनों को क्या कहते हैं हम? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और दोनों में क्या क्या वो एलिमेंट होता है? तो 15 को। इनके अलावा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किससे प्राप्त हुआ था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। कहीं पर इसमें जेम्स प्रथम हो गया है तो भाइयों इसे सही कर लीजिएगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है व्यापार पत्र सौंपे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जाओ अब जो है सताओ सबको। इनके अलावा नई संसद भवन के उद्घाटन हो जाने से, अब यहाँ पे लिखा है संविधान सदन, इसकी बात हमने कर लिया था ऊपर, तो हम आगे चलते हैं। GSAT सीरीज उपग्रह जो है किससे संबंधित है? तो ये संचार उपग्रह है ना। GSAT का जो भी सीरीज है ये संचार से संबंधित होगा, ठीक है। इसके अलावा भारत का पहला सोलर शहर ये सांची है। और सोलर गांव कहेगा तो ये मोढेरा है ना, मोढेरा जो गुजरात के अंदर है, जहाँ पे मोढेरा है ना, मोढेरा पालिताना का जैन मंदिर, मोढेरा में सूर्य मंदिर है ना। तो यहाँ पे जो मोढेरा है सूर्य मंदिर वाला वही गुजरात में है। तो ये सबसे पहला भारत का सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। और शहर कौन सा हो जाएगा? सांची हो जाएगा। एक सांची का स्तूप यहाँ से याद रख लेंगे। सांची का स्तूप MP के अंदर है। और कौन बनवाया था सांची का स्तूप? आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। अगला, महादेव गोविंद रानाडे ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1961 में। लेकिन विधवा पुनर्विवाह है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करेंगे तो 1856 में आता है। लेकिन अगर पार्टिकुलर महादेव गोविंद रानाडे वाले पूछेगा तो 1861 में होगा, ठीक है। एगो बाल विवाह अधिनियम से संबंधित पूछता है कि कौन सा है? तो शारदा एक्ट जो है ये बाल विवाह अधिनियम से संबंधित था। ध्यान रखेंगे, बाद में कि यहाँ पे तो विधवा से पता चल ही रहा है कि जो है ये विधवा से संबंधित होगा। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों तथा घरों के विन्यास पद्धति को किस लिए अपनाई गई थी? आयताकार ग्रिड, अभी बात कर लिया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1965 के अंदर। जो CACP होता है ना, तो ये कब आया था? 1965 के अंदर। अभी जो है ये फलों के लिए क्या जारी करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये जारी करते हैं, है ना। क्या होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य? ये सब मैं पहले ही बात कर दिया हूं कि लाइक एक प्रकार का फसल बीमा होता है। क्योंकि जो अगर पहले बहुत सारे चीज ऐसे होती है CACP के द्वारा कि पहले तय कर दिया जाता है, बाद में अगर मान ले कि भैया कुछ भी नहीं उपजा हुआ फिर भी उतना कॉस्ट जो है उतनी दाम तो देनी ही पड़ती है। अगर बहुत ज्यादा हो जाता है कोई चीज तो मार्केट में जनरली क्या होता है, भाव उसका कम हो जाता है। लेकिन ये एक बार तय कर देता है कुछ ऐसे पहलुओं के अनुसार, तो फिर उससे नीचे नहीं होता। इसीलिए आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कि धान का अमुक वित्तीय वर्ष के लिए पर क्विंटल कीमत क्या रहा इनके अनुसार, ठीक है। तो ये भी लिस्ट हमें देख के जाना होता है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में इनसे भी ये क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है। इसके अलावा अवन मिस्त्री का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये तबला से संबंधित है ना। अवन मिस्त्री तबला से संबंधित है। अब इस दुनिया में नहीं है शायद, है ना, मुंबई की रहने वाली थी ये महिला है ना। तो ये तबला से संबंधित थी। इनके अलावा गंधार शैली तथा मथुरा शैली दोनों में स्वदेशी शैली कौन सा है? तो मथुरा शैली। गंधार शैली जो है ये रूपांतरित है विदेशी ग्रीक शैली का, है ना। और ये जो आपका मथुरा शैली है ये पूर्णतः स्वदेशी शैली है ना। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो गंधार कला का जो प्रचार है ये किस धर्म पे एप्लीकेबल होता है? तो गंधार जो है ना ये बेसिकल बौद्ध धर्म से रिलेट है, जबकि मथुरा जो स्टाइल है ये आपका बौद्ध धर्म पे भी लगता है
हिंदू धर्म, वैसे तो हिंदू में भी बौद्ध भी आ जाते हैं, और जैन धर्म, ये तीनों के तीनों पे जो है एप्लीकेबल है। ठीक है, कौन सा? मथुरा कला। बाद बाकी जो आपका स्टाइल है मंदिर बनाने की, नागर वाला, द्रविड़ वाला, कई बार चर्चा कर लिए हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? एमपी के अंदर है, ध्यान रखेंगे। एमपी के अंदर जो है सबसे अधिक टाइगर है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, बाघ राज कहा जाता है ना, बाघ राज कहा जाता है। टाइगर परियोजना कब आई थी सर? आप लोगों से लिए क्वेश्चन और है ना, टाइगर परियोजना कब आई थी? 1973, 72, 75, 78 बताइएगा। इनके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो 149 में। अगर 149 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? 150 भी होगा, क्योंकि ये दोनों में इस प्रकार की बात इनसे उपबंध करी गई है। जो भारत का कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, कैग होता है, उनके बारे में जो शक्तियों का उपबंध है, जो उनका पावर वगैरह है, ये 149-50 में दर्शाया गया है। जबकि इसकी नियुक्ति जो होती है 148 आर्टिकल के अनुसार होती है। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट महोदय करते हैं इनकी नियुक्ति। ठीक है भाई। इसके अलावा लोक लेखा समिति जो होता है भारत का, है ना, लोक लेखा समिति, इसकी जो है प्रतिवेदनाओं की जांच करने वाले ऑथराइज अधिकारी कौन है? यही है, कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इनके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 919 है। 2001 में कितना था सर? ये तो 927 था, घटा है। ठीक है। भारत का ओवरऑल लिंगानुपात कितना है? 946 है वर्तमान में, 946 है, 946 ही है ना जी? ठीक है, 946 है। एक सेकेंड, 382, 943 ही है जी, 943 है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, देखिए बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चन में यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। 943 लिंगानुपात 943 होगा, 946 नहीं है, है ना, 943 होगा। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है? बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री को, और 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन रेखा कहते हैं। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं आप 0 डिग्री को, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आप कहते हो 180 डिग्री को। तो ये दोनों ध्यान रख लेंगे। ठीक है। और जो आपका भूमध्य रेखा भी आप यहाँ पे 0 डिग्री होगा, है ना। भूमध्य रेखा, पृथ्वी को 2 पार्ट में बांटने वाले रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, है ना। भूमध्य रेखा पे कितने देश स्थित है? तो 13, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र में कौन सा जोन पाया जाता है? तो आप कहते हो ITCZ जोन पाया जाता है ना। इसके अलावा इंट्रोट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन नहीं होता है कि इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। विश्व जल दिवस 2024 का विषय शांति के लिए जल था। जल दिवस कब मनाते हो? 22 मार्च को मनाते हो, है ना। इसके अलावा 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लगाया था? है ना। तो कर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त ये आपका बंगाल में लगाया था। अगर ऑप्शन में बंगाल नहीं है तो उड़ीसा और बिहार भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको इसको जानना पड़ेगा कि ये कैसे होता है, ऐसा वेरी क्यों करता है, क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले बंगाल, ठीक है, बंगाल से अलग हो जाती है अपनी बिहार से भी अलग हो जाती है अपनी उड़ीसा, और शेष बिहार जो उड़ीसा निकलने के बाद फिर अलग होती है झारखंड। तो ये कुछ मामला है। 1912 में बिहार अलग हुआ था, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था, और 2000 में झारखंड अलग हुआ था बिहार से। इसके अलावा धनुची लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये पश्चिम बंगाल से है। धनुची लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में बताया था ब्रीटा डांस काफी पूछे जाते हैं पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला आपको लगता है पश्चिम बंगाल के अंदर ये भी पूछा जाता है, गंगा सागर मेला। तो पश्चिम बंगाल के अंदर आप कीर्तन कर लेते हो, ये भी पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर आप लाठी मार्शल आर्ट फॉर्म, ये भी आपसे पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर करेंसी बिल्डिंग स्थित है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये कुछ एक बात आप पश्चिम बंगाल को लेके याद रखेंगे। बाद बाकी सुंदरबन डेल्टा के लिए तो आप भी जानते होंगे। इनके अलावा इलाहाबाद की संधि में अंग्रेज कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। कब होती है? 1764 1765 में होगा सर, ये है ना, 1765 के अंदर होगा इलाहाबाद की संधि, है ना। और जो 1764 में आपका बक्सर का लड़ाई था उसमें अंग्रेज अलग थे। उसमें अंग्रेज कौन थे भाई? हेक्टर मुनरो। लेकिन जो संधि हुआ हारने के बाद, अंग्रेज की जीत हुई, तो जो संधि किए वो किए रॉबर्ट क्लाइव। इसीलिए ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए आपके एग्जाम में आता है। कल एक बच्चे ने जो है कमेंट किए हैं
कि ये जो कन्फ्यूजिंग पेयर वाला बता देते हैं ये बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं अपने हिसाब से अच्छा ही करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आगे दिन भी करूँगा, है ना। इसके अलावा बैडमैन किसकी आत्मकथा है? गुलशन ग्रोवर की बैडमैन। अरे ओरिजिनल मजा तो खट्टे में है, आपने देखा होगा। ये कौन सा पिक्चर था? शायद दिल जले पिक्चर था, है ना, दिल जले, है ना। तो उसमें बैडमैन जो है ये गुलशन ग्रोवर की है, आपका किताब है। बाद में की कई भी और हीरो हीरोइन की किताब आपकी एग्जाम में आता है, जिसमें प्रियंका चोपड़ा के आते हैं, एक अनफिनिश्ड आता है, एक करीना कपूर की आती है। कौन है भैया? ये बाइबिल वाला, प्रेगनेंसी बाइबिल वाला। एक आपका आता है आयुष्मान खुराना का, कौन सा आता है? क्रैंकिंग कोड आता है। एक आपका ताहिरा कश्यप, आयुष्मान खुराना की पत्नी, उसका आता है द 7 सिंस बीइंग मर्डर। तो इस प्रकार से कई जो है हीरो हीरोइन की किताब आ जाते हैं, है ना। आज का दिन ही आपका बेस्ट दिन है, अनुपम खेर साहब ये प्रोग्राम भी लाते थे पहले, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सचिन तेंदुलकर साहब, या फिर बुक वाला सेक्शन देख लीजिएगा भैया, है ना। इनके अलावा 2024 में चुनाव आयोग किस आयुक्त के पद पे किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह को। सुखबीर सिंह संधू भी लिख लीजिएगा। इन दोनों को डिप्यूट किया गया था मार्च 2024 के अंदर चुनाव आयुक्त के पद पे। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त में फर्क है भाई। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, है ना, राजीव कुमार है मुख्य चुनाव आयुक्त। इनके अलावा कोलोंग नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर। मानसरोवर, मानसरोवर एक स्टेशन भी है नवी मुंबई में। मानसरोवर, मानसरोवर के कौन से ग्लेशियर से निकलता है सर? तो चेमा ड्यूंग ग्लेशियर से निकलता है सर, है ना। चेमा ड्यूंग ग्लेशियर से निकलता है कौन सा? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात करेंगे तो कौन सा होगा? तो मानस होगा, तीस्ता भी होगा। मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, है ना। लोहित, लोहित काफी पूछे जाते हैं। बराक ओबामा यानी बराक नदी, है ना। तो ये सभी के सभी जो है आपके ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों में से आ जाएंगे। ब्रह्मपुत्रा नदी को आप क्या कह लेते हो? असम का शोक कहते हो। क्या कहते हो? असम का शोक कहते हो। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही दुनिया की सबसे बड़ी जो है रिवर आइलैंड माजुली स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। माजुली फेस्टिवल भी आपका जो है असम के अंदर होता है। तो ये कुछ एक बात हमने ब्रह्मपुत्र नदी से किया है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें साहब, इनको बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो जमुना कहते हैं। आजकल बांग्लादेश टॉप पे रहेगा, क्योंकि आप जानते हो वहाँ पे सेनाओं ने कूच कर दिया है और सरकार जो है गिर गया है, भाग गया है ना। इनके अलावा कोलोंग नदी हो गया। चलते हैं आगे। भारत के कितने प्रकार के कोर उद्योग है? कर नहीं, कोर उद्योग। कोर उद्योग अपने इंडिया में कितना है? 8 प्रकार के कोर उद्योग होते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न की घोषणा कब किया गया था? ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने घुमाया है ताकि आपको क्लियर कर सकूं। देखिए, घोषणा जब भी लिखा रहेगा तो 2013 आंसर करना है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब रिसीव हुए? इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, रिसीव हुए, है ना। तो रिसीव हुए 2014 के अंदर। तो ये दोनों अलग अलग जो है आपके इस भी आपके ऑप्शन में आ रहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि घोषणा पूछ रहा है कि रिसीव पूछ रहा है। एकमात्र खिलाड़ी या क्रिकेटर हैं जिन्होंने आपको भारत रत्न जैसी अवार्ड अचीव किए हैं। सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले महारथी हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड जो है किन्होंने तोड़ दिया? तो विराट भाई ने, विराट कोहली ने तोड़ा है। 50 शतक बना के 49 शतक इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दिवसीय में बनाए थे। बैडमिंटन में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 7.14 मीटर होता है बैडमिंटन के अंदर। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होंगे जरा मन में सोचिएगा, ठीक है। और अभी जो न्यूज आ रही थी, मैंने जैसे कि देख रहा था, सानू ने ही डाला है टेलीग्राम के अंदर कि वो जो फोगाट मैडम है वो जो है किसी न किसी कारण बस जो ओवर जो आपका वेट होता है उनके वजह से जो है हट रहे हैं यार। ये बहुत दुख की बात हो गई है ना। इनके अलावा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को और विश्व महासागर दिवस 8 जून को। जैव विविधता दिवस 22 मई को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस। तो ये जो पर्यावरण से संबंधित आपका डे है
इसे जरूर याद रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा का गठन कब किया गया था? 1839 के अंदर किया गया था तत्वबोधिनी सभा का। गदर पार्टी का 1913 में हरदयाल साहब के द्वारा किया गया था फ्रांसिस्को के अंदर, है ना। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में नासिक में बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में करी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट नहीं, माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तान HRA की स्थापना 1924 में होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। और अगर हसरा हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना जो है 1928 में। एक्चुअली HRA का बदला हुआ नाम है जो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। लेकिन मैं यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बताया हूँ क्लियर करके कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई HRA का नाम HSRA यानी हसरा करने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद साहब के मन में आया था। चंद्रशेखर आज़ाद से क्वेश्चन आता है कि इनकी मृत्यु किस पार्क में हुई थी, तो अल्फ्रेड पार्क में हुई थी। कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क में जो है चंद्रशेखर आज़ाद साहब की जो है शहादत को प्राप्त किए थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ये सब तो जानते हैं ना, कॉमन चीज़ है। प्रार्थना समाज 1867 के अंदर, ब्रह्म समाज 1828 के अंदर, आर्य समाज 1875 के अंदर, ज्योतिबा फुले वाला सत्यशोधक समाज 1873 के अंदर, है ना। ये सब आपको जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा बाबर ने फरगना के सिंहासन पर बैठने के कितने साल बाद मुगल वंश की स्थापना की थी, तो 32 साल के बाद। फरगना के सिंहासन पे बाबर कब बैठा था, तो 1494 के अंदर बैठा था। इससे जोड़ लीजिएगा 1526 में, है ना। घटा लीजिएगा, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 9 गया तो 3, तो 32 साल होगा, है ना। घटाओ तो हमको भी आता है और आपको तो हमसे बेहतर आता है। इसके अलावा बाबर ने और क्या क्या किया है भाई? बाबरनामा की लेखन किया है, मुगल वंश की स्थापना किया है ना। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में किया है। पानीपत की राणा सांगा को हराया 1527 में, है ना। इसके अलावा फिर मेदिनी राय को 1528 में और नुसरत शाह को 1529 में हराया है। इसका क्या कोड बताया था? पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ। तो ये है आपका पानीपत, ये है आपका खानवा, ये है आपका चंदेरी और ये है आपका घाघरा, है ना। तो पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, ये बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध हैं। बाबर को आखिरी इच्छा अनुसार कहाँ पे दफनाया गया, तो काबुल में। और काबुल से पहले कहाँ दफनाया गया था, तो आगरा में। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे बाबर। इसके अलावा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के अधीन किस वंश के थे, तुलुवा वंश के। इसके बारे में विस्तृत बात हमने ऊपर कर लिया है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के प्रयोग कर रिट जारी करते हैं, 226 और सुप्रीम कोर्ट 32। ठीक है, SC जो करते हैं ये 32 आर्टिकल के प्रयोग कर रिट जारी करते हैं। हाई कोर्ट 226। हाई कोर्ट का गठन 214 में है, सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 में है। देखिए 2 और 1 को अलग कर दीजिए, दोनों आ जाता है, मतलब उल्टा पुल्टा कर दीजिए, दोनों आ जाता है, मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा हाई कोर्ट आपका जो है 215 के अनुसार रिकॉर्ड अभिन्यायालय होगा और सुप्रीम कोर्ट 129 के अनुसार रिकॉर्ड अभिन्यायालय होगा। रिकॉर्ड अभिन्यायालय क्या होता है बता चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस फिक्स हैं, 34 होंगे, 33 + 1 होंगे वर्तमान समय तक। हाई कोर्ट में फिक्स नहीं है। हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उसकी उम्र रिटायरमेंट की 62 वर्ष होती है, सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष होती है। ठीक है, पहला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हीरालाल जस्टिस कानिया और अब वर्तमान में कौन है, 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ साहब हैं। चलते हैं आगे। रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से मुद्रास्फीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मुद्रास्फीति हमेशा घटेगा। बताया था कैसे क्या होता है कि देखिए आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे क्या विचार करता है, पहले ये देखता है कि ये बंदा लोन चुका पाएगा कि नहीं। अगर ये बंदा इस बीच में भगवान को प्यारे हो गए तो जो गारंटर है वो लोन चुका पाएगा कि नहीं, क्योंकि बैंक किसी भी कीमत में आप पे हमदर्दी नहीं, वो बिजनेस करने बैठा है। तो उसी प्रकार से जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो क्या होता है, RBI के द्वारा दिए जाने वाले कमर्शियल बैंक को ब्याज है। अगर कमर्शियल बैंक से ये पैसा लेते हैं तो उस पैसा पे जो ब्याज होगा वो कमर्शियल बैंक को कौन देता है, RBI देता है, रिवर्स रेपो रेट। तो जब रिवर्स रेपो रेट मान लीजिए 5% से बढ़ा के अब RBI ने 6% कर दिया, तो ये जो कमर्शियल बैंक SBI बैठा है ये सोचता है कि मेरा पैसा रिवर्स जो है रिजर्व बैंक के पास तो फुल्ली एकदम सिक्योर है, सेपरेट है, सुरक्षित है। ठीक है, क्योंकि ये तो डूबने की बात ही नहीं, क्योंकि
देश का केंद्रीय बैंक है, तो इन्हीं को क्यों ना दूं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने लगता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होती है, मुद्रास्फीति पर प्रभाव घटती है। अब इनको पैसा देने से मुद्रास्फीति कैसे घट गया साहब, तो मुद्रास्फीति कब होती कब है कि जब आप में जेब में पैसा ज़्यादा और सामान मार्केट में कम है। ठीक है, तो जेब में आपका पैसा कैसे कम होगा, क्योंकि ये जो बैंक है, जरा सोचिएगा, ये डायरेक्ट आप पे असर नहीं पड़ेगा लेकिन सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो बैंक है ये अब अधिकांश अपना जो पैसा है ये रिजर्व बैंक को दे दिया है इस लालच में कि भाई सेफ है पैसा और भाव भी इस समय बढ़ा हुआ है रिवर्स रेपो रेट का। ठीक है, तो जो अन्य आदमी है जैसे मेरे जैसे जो गरीब लोग हैं वो जाएंगे लोन लेने, तो भाई अब और ज़्यादा फॉर्मेलिटी कराएंगे क्योंकि अब उन्हें देना नहीं है, क्योंकि इस समय वो रिजर्व बैंक में डालना चाहता है पैसा। ठीक है, तो अब हमें लोन मुश्किल से मिलेगा, तो मुश्किल से हमारे जेब में पैसे रहेंगे, कैश रहेंगे, तो मुश्किल से सामान को खरीदेंगे, है ना। ये जनरली ग्राउंड लेवल पे अपने और आपके हिसाब से लगता होगा कि ये एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन होता है भाई। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा देश का पहला राज्य जो 100% है ना इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बन गया तो ये हरियाणा है। ठीक है, 100% साक्षर किसी दिन पूछ लिया तो केरल बता देना, क्योंकि अब तो हो भी गया होगा, क्योंकि उस समय ही 96 था। अब आज से 11-12 साल पहले, अभी तो 2021 का डटवे नहीं आया। इसके अलावा जो सबसे पहले जैविक राज्य बताया था तो ये सिक्किम के अंदर हो जाएगा, और भी बहुत सारे, हर घर जल वाला राज्य गोवा हो जाएगा। चलते हैं आगे। इनके अलावा भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया था, योगी आदित्यनाथ साहब को। अभी आप सीजीएल के एग्जाम में जाएंगे 2023 के करंट अफेयर को कम ना समझे। इनके अलावा बैडमिंटन खेल में काला कार्ड दिखाने का मतलब क्या होता है, किसी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, अनसुटेबल घोषित कर दिया जाता है, अनसुटेबल घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि है ना, अभी मैं ही एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मैं खुद अनसुटेबल घोषित हुआ था, और इसके पीछे भी कारण है, हालांकि सब बात नहीं बताना सही मतलब चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग तो मेरे मित्र जैसे हो तो बता ही देता हूँ कि सच बोलने का ना परिणाम बहुत ही गंभीर होता है। ठीक है, और जो मतलब इंटरव्यूअर है वो ऑफिसर थे, और वो ऑफिसर से मैंने एक बार कभी जो है किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा सच बोल दिया था, है ना, बाताबाती कर लिए थे। चलिए कोई नहीं, अयोग्य घोषित, तो ये आपका जो है बैडमिंटन में काला कार्ड दिखाने का मतलब अयोग्य घोषित करना होता है। ठीक है, इनके अलावा लाल कार्ड पीला कार्ड ये तो बता दिया हूँ, खास करके हॉकी से ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। हॉकी और आइस हॉकी में दोनों में थोड़ी में डिफरेंस होती है, बता दिया हूँ। आइस हॉकी मतलब बर्फ़ पे जिसमें 6 खिलाड़ी हैं, फील्ड हॉकी मतलब 11 खिलाड़ी वाला, है ना। आइस हॉकी में अगर आपको येलो कार्ड भी दिखा दिया गया तो आपको 5 मिनट के लिए मिनिमम जो है खेल से बाहर होना पड़ेगा, जबकि फील्ड हॉकी में येलो कार्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जस्ट एक चेतावनी है। चलते हैं आगे। लेकिन बताया था कि अगर 2 बार येलो कार्ड किसी को दिखा दिया गया तो फाइनली लाल कार्ड समझा जाएगा और उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। भारतीय नागरिकों को हैती से सुरक्षित पार कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन इंद्रावती चल रहा है, ऑपरेशन इंद्रावती। अभी देखना है कि बांग्लादेश से जो इंडियन होंगे ही कुछ ना कुछ तो उनके लिए कौन से ऑपरेशन चलता है, ये भी जो है क्वेश्चन बनेंगे आने वाले समय में। इनके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन गंगा हो जाएगा, ऑपरेशन कावेरी, ये सब तो बता चुके हैं। सन्मुखम सार्वजनिक हॉल कहाँ स्थित है, ये मुंबई के अंदर स्थित है। सन्मुखम सार्वजनिक हॉल, सन्मुखम शेट्टी से क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश करने वाले कौन थे, सन्मुखम शेट्टी। हालांकि यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी नाम मेल जोल खाता है तो बता दिया हूँ। और गणतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश किए थे जॉन मथाई। अगला प्रश्न है कि प्रमुख रूमी दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो नवाब आसिफ उद्दौला ने रूमी दरवाजा का निर्माण करवाया था। ये कहाँ पे है, ये लखनऊ के अंदर है रूमी दरवाजा। ठीक है, रूमी दरवाजा कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है। कौन बनवाए थे, नवाब आसिफ उद्दौला। इसके अलावा 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था साहब, तो 6 बैंकों का। और सबसे पहले 1969 में राष्ट्रीयकरण करी गई थी कितने बैंकों का, तो 14 बैंकों का। इन दोनों को अलग अलग याद रखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों जो है आपका क्या से बैंकों का राष्ट्रीयकरण से। दोनों के समय कौन रहेंगे आपका प्राइम मिनिस्टर, तो इंदिरा गांधी ही रहेंगे, ध्यान रहेगी, रखना होगा। प्रथम हॉकी वर्ल्ड कप 1971 कहाँ पे हुआ था, ये बार्सिलोना के अंदर हुआ था। हॉकी वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे सफल टीम कौन सा है, तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान सबसे सफल टीम है हॉकी वर्ल्ड कप में। इंडिया कितनी बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है पुरुष वाली, तो 1 बार जीता है साहब। कब जीते हैं, तो 1975 के अंदर जीते हैं। अभी देखिए ओलंपिक में अपने को पदक मिलेगा हॉकी में, नो डाउट, है ना। तो अभी देखते हैं कौन से पदक मिलता है।
1975 में, है ना। 2023 में जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उड़ीसा के अंदर हुआ था। उड़ीसा के 2 स्टेडियम, भुवनेश्वर कलिंगा में और राउरकेला का जो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। दोनों में विजेता कौन रहे थे? जर्मनी रहे थे। उप विजेता कौन रहे थे? बेल्जियम रहे थे। तो ये ध्यान रखेंगे हॉकी वर्ल्ड कप। बाद बाकी क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? 1 दिवसीय वाली 1975 में होती है, ठीक है। और भारत 1983 और 2011 2 बार विनर रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी। और अभी मैंने ऊपर आपको एक क्वेश्चन के दरमियान बताया था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी कहा जाता है मैडम रुस्तम भिखाजी कामा को, जिन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराने का कार्य संपन्न करी थी। इसके अलावा भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भैया केंद्र शासित प्रदेश से, यूटी से संबंधित है। भाग 1 आपको सभी को पता होगा। भाग 2 में नागरिकता सिटीजनशिप है। भाग 3 में मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान का कहा जाता है मौलिक अधिकार है। भाग 4 में डीपीएसपी है। भाग 4 के ए में फंडामेंटल ड्यूटीज है। भाग 5 में आपका जो है संघ है यानी केंद्र है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 आप कहेंगे निरसित है। और भाग 8 में आप कहेंगे यूटी है। भाग 9 में आप कहेंगे ग्राम पंचायत है। भाग 9 का ये कहेंगे आप नगर पालिका है। इस प्रकार से आपको चलना है साहब। कितने भाग है? 22 भाग, लेकिन ब्रांच सहित कितने हो जाएंगे? 25। तो ये जो 3 को बढ़ा है ये कौन कौन से बढ़ा है? तो 4 के 4 का ए बढ़ा है, 9 से 9 का ए बढ़ा है और 9 से 9 का बी बढ़ा है। यही 3 को बढ़ा है। तीनों को जरूर याद रखना है। एक मौलिक कर्तव्य को रिलेट करता है, एक नगर पालिका को 9 का ए और 9 का बी जो है सहकारी समिति से संबंधित है। प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था सर? 1565 में। विजयनगर साम्राज्य का जो है यहाँ से पतन, डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में, ठीक है। इसके अलावा 1901 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जैकबस हेनरिक बान बफेट, इस प्रकार से नाम था, बॉन हट इस प्रकार से, है ना। तो भाई जैकबस हेनरिक को दिया गया था, इतना याद रखिएगा। 1901 में केमिस्ट्री के अंदर। 1901 में चिकित्सा के अंदर इमील वैन वहरिंग को दिया गया था, जो जर्मन है ना आपका जो है मतलब केमिस्ट होगा। अगर आप चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर से संबंधित होंगे, है ना। तो और नोबेल की शुरुआत 1901 में हुआ था सर्वप्रथम 5 क्षेत्र में। जो अर्थशास्त्र में है ये 1968-69 में जो है 6ठा क्षेत्र बना। ये सब ध्यान रखेंगे। अभी जो है अगले महीने तक घोषित हो जाएगा आपका 2024 का नोबेल, तो वहाँ से भी क्वेश्चन टपक पड़ेंगे। नालंदा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? नृत्य अनुसंधान केंद्र, माफ कीजिएगा, तो ये मुंबई के अंदर है। इनके फाउंडर में आते हैं मैडम कनक रेले का नाम, ठीक है। कनक रेले। कनक रेले कौन से नृत्य से संबंधित होंगे? मोहिनी अट्टमा, है ना। मोहिनी अट्टम से संबंधित है। मोहिनी अट्टम में सिर्फ लेडी ही भाग लेती है, कोई भी पुरुष भाग नहीं लेती है। इसे जो है जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं ना, जादूगरनी का नृत्य कहते हैं। और इसके अलावा इसमें जो डैटी है भगवान विष्णु है। इनके अलावा किस भारतीय राजनेता ने पुणे में स्थित फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक में अपना योगदान दिए थे स्थापना में? तो बाल गंगाधर तिलक। इनके अलावा जो कोशिकाओं में संपूर्ण सामग्री का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सामग्री के परिवहन के लिए जिम्मेवार है। कोशिका में और भी बहुत सारे चीज़ है जिनके उपनाम भी दे दिए जाते हैं, जैसे जो पावर का देने का काम करता है, ऊर्जा निर्माण का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेते हैं, इसीलिए उनका नाम है कोशिका का पावर हाउस। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। गोल्गी बॉडी जो है जहाँ पे एनर्जी आपको लगता है, जैसे आप मान लीजिए हाथ से लिख रहे हैं तो उस समय आपको हाथ को एनर्जी चाहिए, तो वो जो सूचना देने का काम करता है, एनर्जी को भेजने का काम करता है, वो आपका गोल्गी बॉडी, इसीलिए इसे कोशिका का पोस्टमैन या पुलिस क्या बोलते हो भाई, ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। इसके अलावा कोशिका में क्या है, 1665-1674 अलग अलग वैज्ञानिक ने, हुक और ल्यूवेनहॉक ने फाउंड किया, एक डेड का और एक लैब का। कोशिका दो प्रकार के, जंतु कोशिका और आपका पादप कोशिका। पादप कोशिका का जो विशेषता है वो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल का होना है, जो जंतु कोशिका में नहीं होती है। सेल वॉल
भी फिर अलग अलग बन जाते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। बिना मिट्टी की फसलों का संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसमें बता दिए थे कि इसमें आम का पेड़ नहीं होगा, इसमें साग सब्जी हो जाता है ना। इस प्रकार से एक नाली बनी होती है, इस नाली के अंदर छोटे छोटे कोटरे बने होते हैं। कोटरे मतलब इसमें पौधा लगा दिया जाता है इस प्रकार से, है ना। अब इस नाली से ना पानी सप्लाई जो है चलती रहती है और एक ड्रम रखी होती है ऊंचाई वाले जगह पे। ये पानी की सप्लाई फिर से रिवर्स एक ऐसे सिस्टम से फिर इसमें जाता रहता है इस प्रकार से, ठीक है। अब ये आ रहा है फिर जा रहा है इस प्रकार से, और इस पानी में ही मिनरल्स मिले होते हैं। तो बिना मिट्टी के ही ये पौधा जो है इस पानी से ही मिनरल्स को सोखते हैं और अपना जो है जीवन चलाते हैं। इसमें साग सब्जी हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है ये छत पे भी लोग उपजाया जाता है। बाद बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे, कमाए लाखों, अपने छत का उपयोग करके कमाए लाखों ठीक है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मोपीन त्योहार किस जनजाति के द्वारा? गालो जनजाति के द्वारा मोपीन त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति के द्वारा मोपीन हो जाता है। फिर सोलुंग त्योहार भी होता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में अभी हमने चोलो लाको नृत्य, अरुणाचल प्रदेश, ये भी ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य भी होता है। अरुणाचल प्रदेश में लोसार त्योहार भी होता है, ये सब ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में ड्री महोत्सव भी होता है, ड्री महोत्सव। इसके अलावा 2031 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप भारत और बांग्लादेश के अंदर होगी। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे तो कुछ ना कुछ गलत लग रहा है, ये हो भी अलग भी हो सकता है भाई। इसके अलावा तो इसको थोड़ा सा अलग के तौर पे रखेंगे क्योंकि बांग्लादेश में अभी आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। पद्मा सुब्रमण्यम और वैजयंती माला को 2024 में किस नृत्य के लिए पद्म विभूषण? तो भरतनाट्यम के लिए दिया गया था, इसे सुधार कर लीजिएगा। कहीं पे जो है भरतनाट्यम के जगह पे मोहिनीअट्टम लिख गया है इसके जगह पे। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर एक्ट की प्राप्ति किस बता दिए थे? महारानी एलिजाबेथ ने किया था। तो ये थे आज के 75 क्वेश्चन। 74 ही हुआ जी, ये को नहीं लिख पाए हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे ही पूछते हैं, बहुत पढ़ा दिए तो चलिए इसी क्लास से एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। इसी क्लास से, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। आपसे मैं ये पूछता हूँ कि, है ना, कि भाई जो है 1528 में जो युद्ध हुआ था बाबर का, इसको कहते हैं अपन जो है चंदेरी का युद्ध, तो इसमें किसको हराया था? ठीक है, जो बच्चे यहाँ तक आएगा वही तो जवाब देगा। ठीक है, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई सा भी कंटेंट है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हैं, है ना। 49 रुपये वाली कंटेंट भी काफ़ी इफेक्टिव है आपके एग्जाम के लिए। इसमें 33 सेट आपको जो है हमारा 33 क्लास का मटेरियल साथ में टॉपिक वाइज मिलता है, तो आप लिख के पढ़िए और अपनी जो है एक अलग, है ना, लेवल तक पहुँचिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।